Hello friends, this is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questling IAS, and today on 26th of August 2026 Wednesday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Our first question is from Polity, with reference to Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls. Which one of the following statement is not correct? Option A, that involves scrutiny and revision of electoral rolls. Option B, Form 7 can be used for seeking deletion of an existing electoral roll entry. Option C, an application under Form 7 necessarily leads to immediate deletion of the concerned voter. Option D, electoral authorities are required to follow due process before deleting an elector's name. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We'll be moving to solution explanation, but before that, we'll try to tackle this question based on general understanding. Now, if you look at it, this is a question about special intensive revision. SIR से related ये question है electoral rolls के बारे में कि अभी जो चल रहा है मतलब revision of electoral rolls उसी से related है, तो इट इन्वॉल्व स्क्रूटनी और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। और यहाँ पे एक चीज आपको इनसर्कल कर लेना चाहिए कि नॉट करेक्ट पूछा है, ना कि करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा तो ये करेक्ट है, तो ये हो जाता है एलिमिनेट। उसी तरह फॉर्म 7 कैन बी यूज फॉर सीकिंग डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल एंट्री, ये भी सही है। इलेक्टोरल अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो ड्यू प्रोसेस बिफोर डिलीटिंग एन इलेक्टर्स नेम। ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा अगर किसी को डिलीट करना है, तो ये भी सही है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। बाकी अगर आपको मान के चलो कि फॉर्म 7 के बारे में नहीं भी पता है, फिर भी आप 50-50 पे पहुंच जा रहे हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि फॉर्म 7 के बारे में दोनों स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। एक कह रहा है कि इसका इस्तेमाल करके डिलीशन सीक किया है, मतलब दिस इज ए प्रोसेस। और दूसरे में क्या रहा है कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म 7 सबमिट हुआ, इमीडिएट डिलीशन ऑफ कंसर्न वोटर। तो आपको यह देख के ही समझ आ जाएगा कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये इसी तरह बनाया गया है। तो आंसर सी है, यानी कि नॉट करेक्ट कौन सा है? सी। जो भी करेक्ट थे वो सब एलिमिनेट हो गए, ठीक है। आंसर सी है। एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR हैज रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ फॉर्म 7 फॉर बल्क डिलीशन रिक्वेस्ट। अब होता क्या है कि SIR में कई बार मतलब फॉर्म 7 जो है ना, वो कोई और सबमिट कर सकता है किसी और के बदले। तो अब किसी को किसी से खुन्नस है या किसी का कोई झगड़ा चल रहा है, तो वो किसी के नाम पे कर दिया कि ये आदमी यहाँ पे नहीं रह रहा, फर्जी है। अब उसको आइडिया है नहीं, मतलब मान लो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और उसको चांस नहीं दिया गया मतलब खुद को रिप्रेजेंट करने का, तो फिर ऐसा चांसेस है कि फॉल्स डिलीशन हो जाए। तो इसी चीज के बारे में मिसयूज को रोकने के लिए अलग अलग तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड है। बाकी फॉर्म 7 तो वही कि इंडीड कैन बी मिसयूज टू सीक डिलीशन, इलेक्टोरल अथॉरिटी मस्ट कंडक्ट द रिक्वायर्ड इंक्वायरी। इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वही पे आ जाती है बात कि अगर सिर्फ फॉर्म 7 के आधार पर डिलीशन कर दे, रिक्वायर्ड इंक्वायरी नहीं करे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फॉल्स डिलीशन हो जाएगा। इसलिए सी करेक्ट था। और ये क्वेश्चन लिया गया द हिंदू के एडिटोरियल से। तो द हिंदू का एडिटोरियल किसी भी पेपर का जो भी आप पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से, तो उसमें एडिटोरियल सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इकोनॉमी से है। द रिसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI इज मेड बाय ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। नाउ यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन on your own. We'll be moving to solution explanation, but before that we'll try to tackle this question based on our general understanding. अब इसमें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, कि इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो एक दो चीजों में। अब जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI में अपॉइंट करना है, ठीक है। RBI के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट है। अभी रिसेंटली 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, इसलिए ये न्यूज में है। तो एक तो यूनियन कैबिनेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो।
दूसरा ये फाइनेंस कमीशन तो आप एलिमिनेट कर जाओगे आराम से, तो एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। इन तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप कभी सोच सकते हो कि आरबीआई मतलब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स खुद के सेंट्रल बोर्ड के लिए खुद ही कर लेता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल बोर्ड का हिस्सा है ना, तो सेंट्रल बोर्ड पे कंट्रोल जब भी होगा तो गवर्नमेंट का ही होगा। उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आरबीआई को भी आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। बचता है अब आपके पास क्या, यूनियन कैबिनेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, यूनियन कैबिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि कैबिनेट तो कोई टर्म भी नहीं है, मतलब कैबिनेट तो आया जब टर्म जबकि इमरजेंसी से रिलेटेड जब रिफॉर्म्स हुए 1976 में उसके बाद, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करके है, तो यूनियन कैबिनेट किसी प्रोविजन में यूज हो कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर बहुत पुराना आरबीआई का तो अपॉइंटमेंट आज से नहीं चल रहा होगा, इसलिए कैबिनेट भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन 50-50 पे तो आप आराम से पहुंच सकते हो, कैसे, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगा के। आंसर सी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। अब देखें एक्सप्लेनेशन तो, द गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंट्स 3 पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स टू द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड फॉर अ 4-year टर्म। 4 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अभी अभी 3 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में आरबीआई के। इसमें फिर दूसरा दिया, अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 द सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड्स डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1934 से चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द अपॉइंटमेंट्स mentioned in the current development were approved by the appointment committee of the cabinet ACC and formally notified by the government, ठीक है। ACC जो है इसमें अप्रूवल देती है और अपॉइंटमेंट्स में रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मली नोटिफाइड हो जाता है, इसलिए आंसर सी है हमारा। और ये भी क्वेश्चन लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से, देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट हमने शेयर कर दिया है। और तीसरा क्वेश्चन भी आज इकोनॉमी से है। आज 3 क्वेश्चन इकोनॉमी के, इकोनॉमी थोड़ा आज हेवी था, न्यूज़पेपर मतलब करंट अफेयर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज। Number 1, RRBs combine the characteristic of commercial banking with a specific focus on the rural economy. Number 2, their lending activity are intended to support only agricultural activities and exclude other rural economic activities. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation. But before that, we will try to tackle this question based on general understanding or if any elimination trick applies here. देखो ये आरआरबीज के बारे में क्वेश्चन है। आरआरबीज क्यों न्यूज में, सबसे पहले ये समझते हैं कि आरआरबी जो है ना अभी प्रॉफिट कर रहे हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉफिट एक्यूमुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, नए पे नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं हर दिन, तो इसलिए आरआरबीज न्यूज में। आरआरबीज हैं क्या, तो वो रीजनल रूरल बैंक्स जो कि ग्रामीण समस्याओं के लिए एग्रीकल्चर और इंक्लूडिंग और भी चीज़ों के मतलब जो ग्रामीण परिवेश में होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं आरआरबीज के। तो आरआरबीज को देखो तो कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल बैंक विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। वहीं देखिए तो दूसरा क्या है, दिस देयर लेंडिंग एक्टिविटीज आर इंटेंडेड टू सपोर्ट ओनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। देखो ये ओनली दे दिया ना, ओनली एग्रीकल्चर नहीं भाई, ओनली नहीं, एक्सक्लूड अदर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अदर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करना चाहेगा, एनिमल हस्बेंड्री तो ऐसे एग्रीकल्चर में आ गया। बाकी मान लो कोई छोटा मोटा मिल वे चलाना चाह रहा है या उसके लिए कोई लोन लेने आएगा, तो क्या उसको एमएसएमई सेक्टर से कुछ भी करना चाह रहा है तो उसको क्या मना कर देगा बैंक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। पूछा है करेक्ट, तो आंसर हमारा ए है, वन ओनली। अब जाए एक्सप्लेनेशन पे, तो कॉन्टेक्स्ट लाइन होता है पहला, आंसर तो ये है कि आरआरबीज हैव रिसेंटली रिकॉर्डेड अ शार्प इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो जो मैंने बताया था, व्हाइल कंटिन्यूइंग टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड डिजिटल बैंकिंग इन रूरल एंड अनरिजर्व्ड एरियाज। अब क्या है कि आरआरबीज प्रोवाइड बैंकिंग एंड क्रेडिट सर्विस टू द रूरल इकोनॉमी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेस एंड अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो होता है ना पीएसएल, इसका भी आज मैं आपको एक थोड़ा बता देता हूँ एब्रीविएशन। मैंने बोला था कि बीच बीच में आपको कुछ कुछ एब्रीविएशन बताता रहूंगा, आपको भी खुद से बना बना के याद करते रहना, ठीक है।
देयर एक्टिविटीज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड एक्सक्लूसिवली टू एग्रीकल्चर, ये तो बात सही है। अब देखो पीएसएल्स के लिए एक है महासीर करके, महासीर एक मछली भी होती है, उसी के पे मैंने एब्रिविएशन बनाया था। तो इसमें एम जो है ना, एम हो जाता है एमएसएमई, ए हो जाता है एग्रीकल्चर, एच हो जाता है हाउसिंग, और आर हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, ई हो जाता है एक एजुकेशन। मैं इसका एक दिन डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, बाकी अभी इतना मुझे याद आ रहा है, ये मैंने बनाया था जब, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, बाकी इन सब का भी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये पीआईबी के आर्टिकल से ये एमसीक्यू बनाया गया था, उसका स्क्रीनशॉट हमने शेयर कर दिया। देखो यहाँ 10,000 करोड़ से ज्यादा इसका प्रॉफिट मार्जिन राइज कर गया, रिकॉर्ड बन गया 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा, तो इसलिए ये न्यूज में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी आज हमारा इकोनॉमी से ही है। कंसिडर द फॉलोइंग, एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, पढ़ देता हूं पहले। एसर्शन ए, द रिसेंट रिलैक्सेशन ऑफ इंडियाज एफडीआई फ्रेमवर्क हैज sought to facilitate investment that were earlier held up by restrictions on foreign investment from countries sharing a land border with India. Reason are, under the revised framework, certain investment involving less than 10% ownership by entities from land bordering countries can be made through automatic route without prior government approval. Which one of the following is correct? Option A, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct, but R is not correct explanation of A. Option C, A is correct, but R is incorrect. Option D, A is incorrect, but R is correct. Ab, you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution explanation. Before that, we'll try to tackle this question based on general understanding or if any elimination trick applies. अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो एफडीआई फ्रेमवर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये इसलिए क्वेश्चन अभी न्यूज में है क्योंकि कोविड के समय हुआ क्या था ना कि एक फॉर्म 3 करके लॉन्च किया था, प्रेस नोट 3 करके लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। उसमें क्या किया था कि नेबरिंग कंट्रीज और स्पेशली चाइना के ऊपर तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि एफडीआई नहीं कर सकते हो, मतलब कंट्री में हमारे, क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी वीक थी, तो उस समय चांसेस थे कि चाइनीज जो बिग प्लेयर्स हैं वो लोग पैसे डंप करके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लेंगे, मतलब यहाँ की जो इंडियन कंपनीज है, और फिर जब मार्केट सुधरेगा तो फिर उसका गलत फायदा उठाएंगे या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे, तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। इसलिए एक प्रेस नोट 3 करके रिलीज किया था हमने। इसमें क्या था ना कि नेबरिंग कंट्रीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, एफडीआई पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि उस रेस्ट्रिक्शंस को लूज कर दिया गया, मतलब हल्का कर दिया गया, उसमें जो जो क्लॉजेस थे। अब जैसे कि 10% से कम का जो ओनरशिप डिमांड कर रहा हो वो एफडीआई अलाउड है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हुआ है कि मतलब एफडीआई अभी इंप्रूव हुआ है हमारे देश में, तो इसलिए ये न्यूज है। और ये असर्शन उसी से बनाई एमसीक्यू। और ये देखें तो इसमें क्या बोला, रिसेंट रिलैक्सेशन ऑफ इंडियाज एफडीआई फ्रेमवर्क हैज sought to facilitate investment that were earlier held up by restrictions on foreign investment from countries sharing a land border with India, ठीक है। ये जो मैंने बताया कि पहले जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको उठा लिया गया, इसके कारण मतलब एफडीआई फ्रेमवर्क इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हुआ है। और दूसरा लाइन क्या कह रहा है, अंडर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग लेस देन 10% ओनरशिप बाय एंटिटीज फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज कैन बी मेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। वही बात है जो मैंने आपको बताया अभी कि 10% से जो नीचे का एफडी फाइनेंशियल कंट्रोल डिमांड कर रहे हो कंपनी में, तो उस पैसे हटा दिया गया है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस थे। तो ये इसी चीज का डिटेल नहीं है। देखो इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हुआ एफडीआई फ्रेमवर्क को टोन डाउन करने से, और इसमें वही इसको स्पेसिफिकली बताया गया कि 10% से नीचे की ओनरशिप जो मांग रहे हैं उनको रिलैक्स कर दिया गया। इसलिए
आर सही है और ए को एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए है। वही चीज यहाँ पे देखो कि इंडिया हैज रिपोर्टेड 29 एफडीआई प्रोजेक्ट्स, मतलब 29 इन्वेस्टमेंट हुए एफडीआई के, टोटल 4895 करोड़ का ये पूरा एफडीआई का हुआ है हमारे यहाँ, तो इसलिए ये न्यूज में था। और बाकी तीनों पॉइंट्स हमने अच्छे से वहाँ डिस्कस किया है, असर्शन रीजन क्यों सही है क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन द हिंदू के इस आर्टिकल से लिया गया है। डिड प्रेस नोट 3 रिलैक्सेशन हेल्प अट्रैक्ट मोर एफडीआई? ये देखो, ये प्रेस नोट 3 की बात कर रहा था मैं, एक कोविड के समय लॉन्च किया गया था ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके कि फॉरेन कंट्रोल्स, ठीक है ना। ये आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का गवर्नेंस से है, क्वेश्चन नंबर 5। विथ रेफरेंस टू द ई श्रम पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Option 1, the eShram portal was launched in 2021 by Ministry of Labour and Employment to create a national database of unorganized workers. Number 2, it provides a registered workers with a unique 12-digit universal account number UAN. Number 3, the portal is restricted to agricultural and construction workers and does not cover gig of the platform workers. Which of the statements given above is or are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution explanation, but before that, we will try to tackle this question based on general understanding or if any elimination trick applies here. अब देखो, ई श्रम पोर्टल के बारे में ये क्वेश्चन है, ये क्यों न्यूज में भाई कि 5 years इसके हो गए, ठीक है, 5 साल हो चुके हैं। 2021 में लॉन्च हुआ था, अभी 2026 है तो 5 साल हो गए। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है ये। कई तिकड़मबाज या तुक्काबाज लोग कहेंगे इंटरनेट में कि मिनिस्ट्री हमेशा गलत ही देता है यूपीएससी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गलत देता है, मतलब ऐसे आप देखे तो पीवाई के, लेकिन यूपीएससी नोटोरियस भी है कि अपना ट्रेंड पलटने को, तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, इस तरह का ट्रेंड दिमाग में बना के नहीं चलना। आप लॉजिकली सोचो कि ई श्रम पोर्टल है तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है ना, श्रम से रिलेटेड है, तो पहला मिनिस्ट्री भी सही है, लॉन्च ईयर भी सही है 2021, पहला सही है। इट प्रोवाइड्स है रजिस्टर्ड वर्कर्स विद यूनिक 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये भी सही है। द पोर्टल इज रेस्ट्रिक्टेड टू एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड डज नॉट कवर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये गलत है यार, क्योंकि जब ये आया था ना 2021 में, कोविड के समय आया था, तो इन्हीं को बचाने के लिए आया था। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर सबसे ज्यादा हिट हुए थे, मतलब कि बाकी जो कि फॉर्मल एम्प्लॉयज थे, फॉर्मल, तो उनको उतना ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगर काम नहीं भी कर पा रहे तो उनको पैसे मिल जाते थे। लेकिन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का डिपेंडेंट होता है कि कितना काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर, तो इन्हीं को बचाने के लिए मिल आया था, इन्हीं के सपोर्ट में, इन्हीं के राइट्स के मतलब कंजर्व करने के लिए, इसलिए आंसर हमारा ए है, 1 and 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन में देखें तो आंसर ए ही है। और ई श्रम पोर्टल जो है 2021 में लॉन्च हुआ है, 5 साल कंप्लीट किया है, वही जो हमने वहां बातें की। इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड एज नेशनल डेटाबेस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स, तो ये गिग वर्कर्स को, मैंने बोला था ना, उन्हीं को सपोर्ट के लिए आया था। उसके बाद में नाम चेंज करके ई श्रम पोर्टल किया गया। अब ये क्या, वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और पेंशन सबसे रिलेटेड, उसमें वर्कर्स के सबको इंटीग्रेट करके ये पोर्टल चलता है, ठीक है। और ये 12 डिजिट वाला यूएन नंबर ये जनरेट करता है, जिसके कारण सब हर वर्कर का आइडेंटिफिकेशन हो सके, जैसे आधार नंबर होता है वैसे इसमें यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। ई श्रम पोर्टल इकोसिस्टम आल्सो कवर्स गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये बात तो बात हो चुकी है। और द ई श्रम पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन हैज लॉन्च्ड इन 2024, नॉट साइमल्टेनियसली विद ई श्रम पोर्टल इन 2021। जो वन स्टॉप सॉल्यूशन वाला है ना पार्ट इसका, ये 2024 में लॉन्च हुआ था, मतलब बाद में इसको इम्प्रूव करके जो एक्सपेंड किया गया वो 2024 में हुआ था। वहीं अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये पीआईबी बैकग्राउंडर का आर्टिकल है, 5 years ऑफ ई श्रम पोर्टल। बैकग्राउंडर के आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन आज के हो गए, और थैंक यू। आपको अगर एमसीक्यू चाहिए डेली वाले, यही जो 5 एमसीक्यू हैं, ये आपको क्विज के फॉर्म में भी
अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, एमसीक्यू, जिसको आप पीडीएफ के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो क्रोम पे जाके। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।